हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ताहिर परवेज और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लास में आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। 11th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर थर्ड में मोशन इन ए प्लेन जो चैप्टर है, उसी चैप्टर में एक टॉपिक है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हालांकि इस चैप्टर में बहुत आगे से बात इसमें करी गई है, तो हम यहाँ पर आपको एक एक चीज बहुत बेसिक से बताने वाले हैं। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो सर्कुलर मोशन का जनरल कॉन्सेप्ट यही है कि जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट कर रहा होता है तो ऐसी मूवमेंट को क्या बोला जाता है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे ये पॉइंट ओ पर अगर सपोज सेंटर है और कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, कोई पार्टिकल इस पे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल पी है, यहाँ मूव किया, यहाँ पे फिर पहुंच गया, ठीक है, ऐसे मूव करते हुए और सपोज फिर यहाँ पहुंच गया आर पे। इस तरीके से जब वृत्तीय पथ पर कोई पार्टिकल मूव करता है तो इस तरह की जो मोशन होती है वो क्या कही जाती है, सर्कुलर मोशन कही जाती है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंशियल होती है। कहने का अर्थ ये है, अगर ऐसे पार्टिकल मूव कर रहा है तो इस पॉइंट, अगर मान लिया पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर जो उसकी दिशा होगी गति की वो टेंजेंशियल होगी। ठीक है, यानी कि जो वृत्त पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो उसी टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर इस पॉइंट क्यू पर देखा जाए तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक, पॉइंट आर पर अगर देखा जाए तो उसकी डायरेक्शन ये हो गया। ठीक है, वृत्तीय पथ पर जब कोई पार्टिकल मूवमेंट कर रहा होता है तो उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है, उसकी डायरेक्शन जो होती है वो टेंजेंशियल होती है, यानी कि वृत्त के टेंजेंट के डायरेक्शन में होती है। ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब आइए हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म या सिंपली कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस होता है। तो आप देखिए, सबसे पहले जैसे ये कोई वृत्त है और इसका सेंटर O है, यहां से कोई पार्टिकल इसी पे मूव कर रहा हो अगर, ठीक है, अगर P पर वो है, सपोज P पर, तो उसकी डायरेक्शन ये हो गई। अगर यहाँ पे Q पे आ गया तो उसकी डायरेक्शन ये हो गई, और इसी तरीके से अगर R पे आ जाएगा तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा S पे अगर सपोज तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। ये तो हो गई उसकी डायरेक्शन। अब सामान्य सर्कुलर मोशन के केस में क्या होता है, जो उसकी स्पीड होती है, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी नहीं, स्पीड, वो कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, सामान्य सर्कुलर मोशन जो होता है उसमें क्या है, स्पीड जो होती है, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट। स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं स्पीड की, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर सामान्य गति है, कोई उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, मतलब वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो यूनिफॉर्म ना होने की परिभाषा यही है कि वो सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट तो करेगी बट उसकी स्पीड जो होगी, यानी कभी 3, जैसे स्पीड अगर उसकी देखा जाए जैसे 3 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, यानी इसी पथ पे मूवमेंट तो करेगी, लेकिन कहीं स्पीड कम, कहीं ज्यादा, कहीं कम, कहीं ज्यादा, ये चीज होगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सामान्य सर्कुलर मोशन, या आप कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये रहा। दूसरा जो है हमारा, जो हम खास तौर से इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, बात हम करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां पे क्या होता है, बट सिर्फ यहां पे स्पीड का इशू होता है। ठीक है, स्पीड ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यहां पे जो इशू है वो असली इशू है स्पीड का। स्पीड यानी कि जब भी वो चलेगी, सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल चलेगा तो उसकी स्पीड एकदम फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं स्पीड की बात कर रहा हूं। स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में दो चीजें होती है, हमने बताया था, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड होता है अगर ये कांस्टेंट है,
ठीक है। अगर ये मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म चूंकि सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट हो रहा है तो इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है। यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आइए हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनकी हम खास तौर से हमें जानना जरूरी है, उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसा ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। अगर पॉइंट P पर पार्टिकल है, सपोज पॉइंट P पर पार्टिकल है और ये सेंटर O है, ठीक है। यहां से इसकी पोजीशन, अगर ये रेडियस इसकी मान ले R है, ठीक है। ये पार्टिकल मूव कर रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज सपोज। तो यहां से अगर पार्टिकल P से मूव करके अगर पॉइंट Q पर पहुंच गया, ठीक है, तो यहां से इसको मिलाइए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ये भी R हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये होगा। अगर हम इसको S से इंडिकेट करें, ठीक है, तो देखने में क्या हो रहा है, देखने में ये लग रहा है कि पार्टिकल जो चल रहा है वो एक तरह की गति कर रहा है। कौन सी गति, जो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, उसके सरकमफ्रेंस पर जो मोशन हो रही है वृत्त के, इसी को हम कह रहे हैं। हमें लग रहा है ऐसा कि सिर्फ वही एक टाइप की ये गति कर रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहाँ पे दो तरह की गतियां हैं देख, जो कि आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो एक मूवमेंट जो हो गया वो तो इसकी सरकमफ्रेंस पे हो गया। दूसरा मूवमेंट जब हम यहां से हम देखेंगे, सपोज हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऐसे देख रहे हैं और ऊपर की तरफ वो जा रहा है तो धीरे 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 हम अपनी नजर भी ऊपर करते हैं, ठीक है। तो यही सेम चीज है। पार्टिकल को अगर यहां से हम देखेंगे तो ऐसे करेंगे तो यहां से हमारा एंगल बनेगा, ठीक है। यानी कि दो तरीके की मूवमेंट हो गई, एक हो गया लीनियर मोशन, एक दूसरा हो गया सर्कुलर एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन, ठीक है। यानी कुछ एंगल भी वो चला, साथ साथ लीनियर तो मूवमेंट उसका दिख ही रहा है, बट कुछ एंगल भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये है हमारा एंगल, ठीक, एंगल थीटा। तो यहाँ दो तरह की गतियां होंगी, एक तो लीनियर मोशन जो दिख रही है, जो सरकमफ्रेंस में मूवमेंट हो रहा है। दूसरा एंगुलर मूवमेंट या एंगुलर मोशन कह सकते हैं, जो कि हम सेंटर से अगर देख रहे हैं उस पार्टिकल को, तो जो एंगल बन रहा है, जो एंगल वहां से देखने में पहली इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन के बीच जो डिफरेंस एंगल दिख रहा है, वो भी एक तरीके का मूवमेंट हो गया, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसकी डायरेक्शन क्या है, थीटा की डायरेक्शन क्या है। थीटा क्या है, थीटा जो है एंगुलर मूवमेंट कह सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, ठीक है। ये क्या है, एक वेक्टर है, और इसकी जब वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो इसमें जो नियम है पता लगाने का, इसकी डायरेक्शन जो एक्सियल होती है, यानी एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे ये एक्सिस, अगर यहाँ पे इसको एक्सिस मान लिया जाए और ये राउंड उसी के परितः जो है वो सर्कुलर मोशन पे पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे, एक्सिस कह देंगे, ठीक है। ये एक्सिस फिक्स है, इसी के चारों ओर मूवमेंट हो रही है। तो इसकी जो थीटा यानी कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो एक्सियल होती है, यानी इसी एक्सिस की डायरेक्शन। बट सवाल ये है कि क्या बाहर की तरफ होगी या अंदर की तरफ होगी। तो इसके लिए एक नियम है, राइट हैंड थंब रूल, RHT, राइट हैंड थंब रूल। दाहिना हाथ अपना लेंगे हम और जो मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में उसको मूव करेंगे, ठीक है। जैसे ये मूवमेंट हो रहा है तो ये अपनी उंगलियों को उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, थीटा की डायरेक्शन, वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। तो ऐसे करने पर उसकी डायरेक्शन में ये थंब बाहर की तरफ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये थीटा की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो बाहर की तरफ होगी, ठीक। अब अगर इसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर दें, सपोज ये डायरेक्शन ऐसे ना होकर के ऐसे हो जाए, ये डायरेक्शन ऐसे हो जाए सपोज, उस केस में क्या होगा, अब ये डायरेक्शन ऐसे ना होकर के अब ऐसे हो गई, ऐसे,
तो ऐसे जब ऐसे मूवमेंट कर रहा है तो ये जो हमारा थंब है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। तो इसका मतलब वेक्टर की डायरेक्शन अंदर की तरफ, थीटा की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। ये है उसकी डायरेक्शन निकालने का तरीका, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। और हमने थीटा बता दिया, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे देखिए थीटा को जो मेजर करने का तरीका है, थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, उसको दो तरीके से हम मेजर करते हैं। एक है डिग्री सिस्टम और दूसरा है रेडियन सिस्टम, ठीक है। दो तरीके से एंगल मेजर किया जाए। शायद आप पिछली कक्षाओं में पढ़े भी होंगे कि एंगल को मेजर करने के दो पद्धतियां, दो सिस्टम्स हैं, जिसको सबसे पहले ये है डिग्री सिस्टम और दूसरा है रेडियन सिस्टम। और आप जानते हैं कि किसी भी सर्किल के केंद्र पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। किसी भी पॉइंट पर अगर बात किया जाए, किसी भी पॉइंट पर इस पर कितना एंगल बनता है, इस पर 360 का एंगल बनता है। तो अगर सेंटर पे हम थीटा ले रहे हैं तो उसी सेंटर पे अगर देखा जाए, इस सेंटर पे पूरा एंगल कितना होगा, 360 होगा। और जो 360 होता है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हैं कि 2 पाई जो होता है वो 360 के बराबर होता है। इसी को अगर हम 180 लिखें, 180 क्या कितने के बराबर होगा, पाई के बराबर, या 90 अगर हम बात करें तो पाई बाई 2। इसी तरीके से जैसे जैसे इसमें डिवाइड करेंगे वैसे इसमें डिवाइड करते चले जाए। यहाँ पे आप देखिए, अगर हम 60 की बात करें तो ये होगा पाई बाई 3। अगर हम बात करें 30 की तो ये होगा पाई बाई 6, ठीक है। इस तरीके से एंगल्स बनेंगे, ठीक। थीटा की जो डायमेंशन होती है थीटा की, वो होती है m0 l0 t0, ठीक है। ये है डायमेंशन, ठीक, थीटा की डायमेंशन की। ओके, अब आप आइए हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमने बताया थीटा की कौन। अब हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आइए समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, जब एंगल अगर पॉइंट ये पार्टिकल जो है P से Q तक जा रहा है और फिर वापस घूमते घूमते फिर P पे पहुंच जा रहा है, तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। अगर पार्टिकल यहां से मूव करना शुरू किया, अगर पार्टिकल P से मूव किया और वापस आकर के ऐसे पूरा राउंड लगा करके पार्टिकल वापस से फिर P पॉइंट पे पहुंच गया, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, जो इसका सरकमफ्रेंस होगा वृत्त का, यानी कि इसके जो परिधि होगी उसी के बराबर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करें। एक्चुअल में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए एक तरीके से 0, बट जो मैग्नीट्यूड की बात हम कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात, तो ये हो जाएगा 2 पाई r। 2 पाई r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे ये पूरा सरकमफ्रेंस पर एक चक्कर लगा लिया, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा हमारा, या डिस्टेंस कह लीजिए, वो 2 पाई r होगा, ठीक। और इधर जो एक्सियल यानी एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2 पाई के बराबर होगा। क्यों, यहाँ पे एक पूरा चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो 2 पाई इज इक्वल, यहाँ पे जो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो 2 पाई r के बराबर होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर ये सिर्फ वन रेडियन अगर ये मूवमेंट करेगा, तब इसके सापेक्ष कितना होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वो r के बराबर होगा। अगर थीटा वो मूव करेगा तो कितना होगा, थीटा r थीटा हो जाएगा, थीटा r हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 पाई रहेगा, यानी कि पूरा एक चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री का कोण बनेगा उसके इस पे ओरिजिन उसके सेंटर पे, ठीक है। तो 2 पाई r को 360 लिखा जाए या 2 पाई लिखा जाए, वो दोनों सेम चीज है। ये हो गया हमारा ये डिस्प्लेसमेंट। इस पे जब इसके सरकमफ्रेंस पे पार्टिकल मूव कर रहा है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात 2 पाई r, ठीक है। अगर 1 डिग्री लिया जाए, 1 रेडियन, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा लीनियर वो r हो जाएगा। इसी तरीके से थीटा लिया जाए तो r थीटा या थीटा r हो जाएगा, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि r जो है, अगर हम ये ले रहे हैं, क्या कहते हैं, ये जो हमारा है ये किस पे है,
ये परिध पर मूवमेंट है। किस पे है? इसकी परिध पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और हमने माना s है अगर वो, तो s इज इक्वल टू यानी परिध पर इसकी सरकमफ्रेंस पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसी को लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू जो आ गई है वो r थीटा आ गई है, यानी r इज इक्वल टू s इज इक्वल टू r थीटा। और ये आप पढ़ते चले आए हैं कि कोण बराबर 4 बटे त्रिज्या, ठीक है। यहां से अगर आप निकालना चाहें तो थीटा इज इक्वल टू s बटे r। थीटा क्या है? एंगल है यानी कोण, और ये s क्या है? चाप, ये जो है आर्क जो होगा जिसको चाप कहते हैं, वहां से वो उसका बटे रेडियस, ठीक है। तो ये चीज निकल के आ गई। अब आइए हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की बात, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, तो आप सिंपली समझते होंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी s अपॉन t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। जब हम बात एंगुलर वेलोसिटी की करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, तो यहां पे एंगुलर मोमेंट लेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो यानी अगर हम इसको जैसे एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करें तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा, चेंज इन एंगल, एंगल में कितना परिवर्तन हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये डी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी किसी निश्चित समय अंतराल में जो एंगुलर मोमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कवर्ड होता है, उसी को क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ठीक। यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन भी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, आप जानते ही होंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वही एंगुलर वेलोसिटी की होगी, यानी कि राइट हैंड थंब रूल जो है यहाँ पे भी लागू होगा। तो अगर मूवमेंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है तो ये बाहर की तरफ, ठीक, ऐसे देखेंगे यहां से राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ये यहां से इसके क्या होगा? ये मूवमेंट ऐसे हो रही है तो ये उंगलियों के डायरेक्शन जो मूवमेंट की है वो इसी के डायरेक्शन के बराबर, और जो थंब की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। अब यहां पे इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन, इसकी डायमेंशन जो होती है, क्योंकि एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है, इसलिए इसकी सिंपली जो डायमेंशन होगी वो m0 l0 और t टू द पावर -1, क्योंकि t नीचे है, यहाँ t नीचे है तो t नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ प्लस रहेगा 1, ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी कोई वो नहीं है तो इसलिए m और l0 है, t पे -1, ठीक है। तो ये हो गई डायमेंशन। अब जैसे कि हमने बताया था कि जो वेलोसिटी होती है वो दो तरीके की वेलोसिटी होती है। एक एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है वेलोसिटी दो तरीके की, एक होती एवरेज, और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस। दो तरीके की वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, जैसे एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो इसको लिखते हैं डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, ठीक। और जब हम इंस्टेंटेनियस करते हैं तो डेल्टा t जो होता है हमारा टाइम पीरियड जो होता है वो टेंड्स टू 0, बहुत छोटा हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है? v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s बटे डेल्टा t, ठीक। इसको जब सॉल्व करते हैं हम तो आता है ds अपॉन dt, ठीक। यानी v इंस्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा ds अपॉन dt। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सेम यही प्रोसेस हम लगाते हैं एंगुलर वेलोसिटी में, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी में ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक। ये है क्या? एवरेज है, एवरेज, ठीक है। इंस्टेंटेनियस की बात हम करेंगे अगर ओमेगा इंस्टेंटेनियस, तो यहां पे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी,
ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, ये ओमेगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात अगर हम करें तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है डी थीटा अपॉन डी टी, यानी कि अगर उसका अगर हमारा थीटा का की वैल्यू दी हुई हो कुछ, उसका डिफरेंशिएशन हम कर देंगे, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी कर देंगे, डिफरेंशिएशन उसका कर देंगे, तो वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या कोई रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई, और इंस्टेंटेनियस की बात अगर हम करें डी एस अपॉन डी टी, ठीक। अब देखिए ये दोनों में क्या हमारा v और w v और ओमेगा में कोई रिलेशन, अगर इंस्टेंटेनियस ना भी लिखा जाए तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको ये देखना है v और ओमेगा में क्या रिलेशन है, इसी को निकालना है। तो आइए हम यहां से चलते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बटे डी टी। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है चाप बटे त्रिज्या, यानी s अपॉन r, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हमने थीटा की वैल्यू सिर्फ रखी है और बाकी चीजें सेम है। अब आप देखिए यहाँ पे r जो है किसी पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ के लिए r जो होता है वो कांस्टेंट होता है। किसी निश्चित वृत्त को अगर हम उठा करके यहाँ देखें तो r की वैल्यू वृत्त के लिए कांस्टेंट होगी, चेंज जो आएगा समय के साथ वो उसके डिस्प्लेसमेंट में आएगा, यानी कि r को हम बाहर ले सकते हैं। तो 1/r बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा ds अपॉन dt, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, 1/r इंटू डी एस अपॉन डी टी, और डी एस अपॉन डी टी क्या है, यही तो v है, यही हमने बताया है, ये क्या है, v है, यानी v अपॉन r। ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r, यानी कि v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, यानी कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसको लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, एक चीज और यहां बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि एक्चुअल में जो ये वेलोसिटी है ये हम एंगुलर पाथ के लिए, ये सर्कुलर पाथ के लिए ले रहे हैं यहाँ पर, इसलिए सिंपली वेलोसिटी लिख रहे हैं। लेकिन ये जो v है हमारा, और v और ओमेगा के बीच का रिलेशन है, वो इस सर्कुलर पाथ से के कंडीशन से मुक्त है, ठीक है। यानी कहीं भी अगर जहां भी v, चाहे वो सर्कुलर पाथ हो या ना हो, अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो उस केस में जो होगा एंगुलर वेलोसिटी और ये लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन यही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये स्पेशल सिर्फ इसी सर्कुलर पाथ के लिए ही अप्लाई है, बट ये कहीं भी अप्लाई हो सकता है, इसलिए ये सर्कुलर मोशन से फ्री है। तो इसलिए और बेहतर इसको लिखने के लिए v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, इसीलिए ये ज्यादा सही सटीक चीज है इसके बजाय ये ज्यादा सटीक है, क्योंकि ये हमेशा जब परपेंडिकुलर रहेगा उसी केस में ये रिलेशन फॉलो हो सकता है। अगर परपेंडिकुलर नहीं रहेगा तब ये रिलेशन फॉलो नहीं होगा। आप देखिए सर्कुलर पाथ के केस में क्या है, वहां पे तो v ऑलरेडी ओमेगा के परपेंडिकुलर है। सर्कुलर पाथ की अगर हम बात करें तो आप देखिएगा, अगर ये मोमेंट इस तरह है, ठीक है, रेडियस r है, तो हमने बताया है कि जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एक्सियल होगी। एक्सियल का मतलब अगर ये v की डायरेक्शन है तो इसकी डायरेक्शन ये आगे की तरफ, तो यानी इस पर भी वो परपेंडिकुलर एक तरीके से हो गया, ठीक है। तो ऑलरेडी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं सर्कुलर केस में, इसलिए यहाँ सिंपली v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा लिखा जाता है। लेकिन एक्चुअल में जो सही है v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, ये होता है,
ठीक है, तो आज का हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।